to the history classes of Martin Student Academy. This is history class for class 10th and today we will discuss about the topic print comes to Europe. So let's start. In our last video we all have discussed about who was Kitagawa Utamaru and what was ukiyo, and after that we will discuss how the concept of printing came to Europe. अब तक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में कि किस तरह से जो है चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो स्टार्टेड थी और ईस्ट धीरे धीरे उसको पूरे ईस्ट एशिया में जो है यानी जापान वगैरह में किस तरह से कॉपी किया जाने लगा, न सिर्फ टेक्स्ट को बल्कि फिगर्स और आर्ट्स को भी जो है काफ़ी ये कहें कि डाइवर्स फॉर्म मिला प्रिंटिंग के वजह से। इसके बाद ये तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, तो ईस्ट एशिया वाले पार्ट में, यानी कि चाइना जापान इस तरह से एशिया के ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन प्रिंटिंग जो है चाइना में जिस तरह से प्रिंटिंग का जो बिल्कुल इनिशियल फेज़ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था वो किस तरह से पहुंचा यूरोप तक और यूरोप में किस तरह से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आप लोगों को नॉलेज होगा कि सिल्क रूट के थ्रू, सिल्क रूट क्या है आपको पता है, सिल्क रूट के थ्रू जो है सिल्क स्पाइसेस एंड पेपर जो है चाइना से यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी एक तरह से आपको पता है कि पेपर का लीडिंग कंट्री जो है चाइना रहा है। क्योंकि पेपर वहाँ पे इन्वेंट किया गया था चाइना में। तो इस तरह से इसके अलावा वहाँ पे फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क मिलता है चाइना में। तो इस तरह से सिल्क स्पाइसेस और पेपर को सिल्क रूट के ज़रिए कहाँ तक पहुँचाया जाता था, यूरोप तक ट्रेडर्स के पास पहुँचाया जाता था, या ये कहें कि यूरोपियन ट्रेडर्स के पास पहुँचाया जाता था। तो इस तरह से सिल्क रूट क्या है, चाइना से होते हुए वो रूट जो कि इंडिया की कश्मीर वगैरह से होते हुए गुजरता है, यूरोप तक पहुँचता है, जिससे सिल्क का ट्रेड किया जाता था पहले, उस रूट को सिल्क रूट कहा गया है। तो इस सिल्क रूट के ज़रिए जो है सिल्क स्पाइसेस और पेपर को कहाँ पहुँचाया जाता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाया जाता था। कहाँ से, चाइना से। और यहाँ पे आपको तक पता होगा कि यूरोप में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, यानी जो पेपर पहुँचाया जाता था उन पेपर पे क्या होते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हाथ से लिखे जाते हैं उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा अब तक हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस किया जाता था। क्योंकि वहाँ पे पेपर की अवेलेबिलिटी थी जो कि चाइना से एक्सपोर्ट करके जाता था। तो इस तरह से जो है इसके बाद इन 1995 मार्को पोलो केम टू चाइना, यानी 1995 में जो है मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर के रूप में, क्योंकि ये इटली के थे इसलिए इन्हें इटालियन कहा जा रहा है, एक इटालियन एक्सप्लोरर के रूप में जो है चाइना पहुंचते हैं। और चाइना पहुंचने के बाद वो वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और उस दौरान देखते हैं कि किस तरह से चाइना में जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, यानी प्रिंटिंग किस तरह से जो है चाइना में वुड ब्लॉक के ज़रिए की जा रही है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यानी मार्को पोलो ने अपने एक्सप्लोरेशंस के दौरान जो है जो कि उन्होंने चाइना में किए, उसमें वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है इटली लौटते हैं वापस, एंड ही टुक द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अलॉन्ग विथ हिम। और इस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नॉलेज को वो अपने साथ लेकर के पहुंचते हैं इटली। और अब वो वहाँ पे जो है इटली पहुंचने के बाद वो अपनी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नॉलेज को लोगों से शेयर करते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे वुड ब्लॉक्स वगैरह बनवाते हैं और ख़ुद भी जो है प्रिंटिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह से चाइना से वुड ब्लॉक की प्रिंटिंग जो है वो कहाँ पे पहुँच गई, यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच गई, यानी इटली में पहुँच गई। और इस तरह से धीरे धीरे
ये लोगों से मिले और उन्हें जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रोसेस को समझाया। तो इस तरह से अब तक सिर्फ क्या हो रहा था, अब तक सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे थे, यानी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे जा रहे थे। लेकिन अब जब प्रिंटिंग आई तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाने लगा यूजिंग वुड ब्लॉक्स, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है पूरा श्रेय जाता है यूरोप में फर्स्टली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए मार्को पोलो को, जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। और इस तरह से इस थोड़ा कंडीशन समझिएगा कि आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी इन्वेंशन जब होता है या कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट जब देखने को मिलता है तो उसका कुछ % लोग तो प्रेस करते हैं, लेकिन कुछ % लोग जो हैं वो उन्हें निगेटिव वे में लेते हैं। तो इस तरह से जो अरिस्टोक्रेट्स और रिच पीपल थे यूरोप में, वो बुक्स वगैरह जो थे उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव मानते थे और इसलिए मतलब हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव मानते थे और इसलिए वो किसी भी तरह की राइटिंग को वेलम पे करवाते थे बाई हैंड। वेलम क्या होता है, आपकी बुक में दिया होगा, याद रखिएगा, पर्चमेंट ऑफ एनिमल स्किन, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सीट ऑफ एनिमल स्किन, यानी एनिमल स्किन से बना हुआ लिखने के लिए शीट। तो इस तरह से राइटिंग शीट भी आप कह सकते हैं, राइटिंग शीट मेड ऑफ एनिमल स्किन। तो इस तरह से जो कि काफ़ी महंगा होता था क्योंकि एनिमल स्किन से बना होता था ये। तो इस तरह से वेलम जो था उस पर राइटिंग करवाते थे हैंड से, कौन, अरिस्टोक्रेटिक और जो रिच लोग होते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की उपलब्धता थी, वेलम एक्सपेंसिव होता था, लेकिन राइटिंग की हुई चीज़ें या बुकें उनके लिए काफ़ी महत्व रखती थी। इसके अलावा और ये जो है पेपर को सही नहीं समझते थे क्योंकि पेपर काफ़ी उस वक्त थिन आते थे। इसके अलावा वो चीपर होते थे और इसके अलावा जो है उनके फटने वगैरह का डर होता था, या सिर्फ एक साइड में प्रिंटिंग की जा सकती थी। आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए किसी पेपर के एक साइड में आप क्या कर देते हैं, इंक वगैरह से कुछ लिखते हैं या इंक वगैरह से कुछ प्रिंट कर देते हैं, जैसा कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से होता था, तो उसके दूसरा सिरा जो होता है, यानी पेपर का जो दूसरा सिरा होता है, यानी इसके पीछे का पार्ट, उस पर आप फिर से प्रिंटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना पतला होता है कि अपने आप पीछे भी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लगती हैं। तो इस तरह से जो अरिस्टोक्रेट थे और रिच पीपल थे वो एक्सपेंसिव वेलम पे ही राइटिंग्स को प्रीफर करते थे। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए प्रिंटेड कॉपीज जो होती थी वो काफ़ी सस्ती होती थी। तो इसलिए वो सोचते थे कि अगर हम वेलम वगैरह पे राइटिंग वगैरह करवाएंगे तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा ट्रेड वगैरह करना, या स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी महंगा होता था। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, तो जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने ट्रेड के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स होते थे वो चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ को बाई करते थे। और ये प्रिंटेड कॉपीज़ किस पे प्रिंट होती थी, तो पेपर पे प्रिंट होती थी। This is the Print Comes to Europe Part 1, in which we have discussed how concept of wood block printing reached to Italy, Europe from China, with the help of, or we can say that due to the explorations of Marco Polo. And in our next video we will discuss about some other facts that are related with this topic too. So Print Comes to Europe Part 2 will be our next topic. That's all for today. Bye everyone. Have a peaceful day.